हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स न्यू ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीके जीए के टॉप 200 प्लस क्वेश्चंस के बारे में। और यहां पर भी मैंने पुरानी प्रत्येक परीक्षा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षाएं होती हैं वहां से मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं। और यहां पर दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखा है अपने हाथों से और पुराने क्वेश्चंस को निकाला है। और यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में थोड़े से आपको दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस हैं उसके पूछने के, वो क्वेश्चंस भी मैंने इस वीडियो में रखे हैं। और ये मेरे हाथों से लिखी हुई पीडीएफ है और इसमें दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छा और बहुत अच्छा मतलब कलेक्शन रखा है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो और ये मेरे क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पुराना रॉक कट वास्तुकला मिलता है, मतलब सबसे पुराना रॉक कट वास्तुकला कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है दोस्तों बिहार में। कहाँ मिलता है? सबसे पुराना जो मिलता है वो मिलता है बिहार में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी गूढ़ लिपि कौन सी है? मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा पुरानी जो गूढ़ लिपि, मतलब जो लिपि ऐसी जो बोली या लिखी जाती थी वो कौन सी थी? वो थी दोस्तों ब्राह्मी। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व में यंग तुर्क, यहाँ पर ये लिखा है यंग तुर्क लिखा है दोस्तों। यंग तुर्क के नाम से किसे जाना जाता था? प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व में यंग तुर्क के नाम से जो जाना जाता था वो जाता था चंद्रशेखर आज़ाद जी को। और दोस्तों इन्होंने HRA 1924 में जो स्थापना हुई थी उसको HSRA की स्थापना जो HSRA की स्थापना जो करवाई गई थी वो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा ही करवाई गई थी 1924 में। ये तो दोस्तों सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा जो HRA की स्थापना करी गई थी 1924 में वो है। और HSRA की जो स्थापना करी गई थी वो थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है उसकी स्थापना किसने करी थी? दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज और गुरुदत्त विद्यार्थी ने करी थी। लाला हंसराज और गुरुदत्त विद्यार्थी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक थे ये थे दोस्तों जयदेव। जी हाँ, गीत गोविंद के लेखक जो थे वो थे जयदेव। और हम बात करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सितंबर, जी हाँ, सितंबर 1579 में जारी मजहर। मजहर दोस्तों एक मतलब एक प्रकार से कुछ प्रस्ताव टाइप का था, अकबर के टाइम पे दिया गया प्रस्ताव था कि जो किसने करी थी मजहर की घोषणा, ये मजहर नाम से ही आता है। तो मजहर की उद्घोषणा किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों शेख मुबारक और अबुल फजल ने की थी। जी हाँ, शेख मुबारक और अबुल फजल ने की थी 1579 ईस्वी में अकबर के टाइम पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट बैटन ने वन मैन फ्रंटियर आर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट बैटन ने वन मैन फ्रंटियर आर्मी किसे कहा था? तो माउंट बैटन ने जो वन मैन फ्रंटियर आर्मी कहा था वो कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान को। जी हाँ। तो और दोस्तों अगर मैं थोड़ा माउंट बैटन के बारे में बात करूं तो माउंट बैटन ने 3 जून 1947 का प्लान दिया था जिससे हमारे भारत को स्वतंत्रता मतलब मिलनी थी। और इसको 3 जून का प्लान भी बोला जाता है। और यहाँ पर इसका दोस्तों 3 जून के प्लान या स्वतंत्रता प्लान को इस प्लान को डिकवर्ड प्लान या बल्कान प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि डिकवर्ड प्लान या बल्कान प्लान कौन सा है? तो दोस्तों ये उसी 3 जून के प्लान को ही डिकवर्ड या बल्कान प्लान बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1946 में INA के डिफेंस लॉयर थे, मतलब जो सुभाष चंद्र बोस की जो संस्था थी INA, जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो कांग्रेस छोड़ी थी उसके बाद जो INA ज्वाइन करी थी 1939 के बाद में। तो यहाँ पर इसने जो मतलब भारत पे अटैक जो किए थे उस ब्रिटिश टाइम में, तो उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने इनके ऊपर मुकदमा चलाया था। लाल किले का मुकदमा के नाम से फेमस है ये केस, लाल किले का मुकदमा। और इस मुकदमे में दोस्तों इनके INA के डिफेंस लॉयर, मतलब इनके डिफेंस में जो लॉयर वो थे कौन थे? तो ये दोस्तों इनके जो लॉयर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू थे, एक तेज बहादुर सप्रू थे और एक थे भूलाबाई देसाई। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मेन लॉयर कौन थे, जो प्रमुख लॉयर थे,
ये तो सपोर्टिव लॉयर थे JL नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। जो मेन लॉयर थे दोस्तों वो थे भूलाबाई देसाई। जी हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों KBC में भी पूछा गया है कि ये भूलाबाई देसाई कौन थे, क्योंकि ये बहुत कम नाम है जो बहुत कम लोगों को पता रहता है। भूलाबाई देसाई INA के एक बहुत बड़े वकील थे जिन्होंने मतलब INA का केस लड़ा था। और ये केस दोस्तों चला किस किस के ऊपर था, ये केस जो चला था वो चला था शहनवाज खान, गुरनाम ढिल्लन और PK सहगल के ऊपर ये केस चला था। INA का डिफेंस जी हाँ, ये INA के ऊपर जो केस चला था 1946 में, लाल किले का मुकदमा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन के तीनों सत्रों में किसने भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन के तीनों सत्रों में जो भाग लिया था, लोगों को मोस्टली पता रहता है कि BR अम्बेडकर जी ने तो लिया ही था, लेकिन यहाँ पर सेकंड नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने भी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो हमारे 1930 और 1931 और 1932 में हुए थे, जो कहाँ पर हुए थे, लंदन में हुए थे गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ, जिसमें 1931 वाले जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें हमारे महात्मा गांधी जी गए थे। जी हाँ, सिर्फ सेकंड में गए थे और किसी में नहीं गए थे। अब हम बात करते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र के भगवान। जी हाँ, दक्षिणी क्षेत्र मतलब साउथ के जो भगवान या दक्षिणापति के रूप में किन्हें जाना जाता है, साउथ के भगवान या दक्षिणापति के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो वो जाना जाता है तो दोस्तों सतकर्णी। आपने राजा का नाम सुना होगा, एक राजा हुआ करते थे सतकर्णी। जी हाँ, तो इनको माना जाता था दक्षिणापति या दक्षिणी भगवान। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था। तीर्थ यात्रियों का जो राजकुमार कहा जाता था दोस्तों, वो कहा जाता है हेनसांग को। जी हाँ, ये एक चीनी यात्री था। और अगर मैं इस चीनी यात्री की बात करूं तो ये क्या बोलते हैं किसके टाइम पर आया था, ये जो आया था हर्षवर्धन के समय पर आया था। और मैं अगर बात करूं कि इसने जो अपनी शिक्षा जो है वो ग्रहण कहाँ से करी थी, इसने जो शिक्षा ग्रहण करी थी दोस्तों वो नालंदा विश्वविद्यालय से करी थी। जी हाँ, जो बिहार में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित होता है। इकोनॉमिक सर्वे जो भारत के बारे में बात चल रही है, भारत का इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रकाशित करता है। भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा अंतर है, आप थोड़ा गौर करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इकोनॉमिक सर्वे को प्रकाशित मतलब उसको प्रकाशित कौन करता है। प्रकाशित जो करता है वो करता है वित्त मंत्रालय। और यदि मैं कहूँ कि उसको तैयार कौन करता है, तैयार मतलब ड्राफ्ट, या उसको लिखता कौन है, तो उसको लिखता जो है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा, मतलब उसकी सलाह से जो है लिखा जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम आता है लिखने में, ड्राफ्ट तैयार करने में। और अगर मैं प्रकाशित की बात करूं तो प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय। जी हाँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने करी थी। कलकत्ता में एक तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सांख्यिकी संस्थान है, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान है एक, जो हमारा भारत सरकार के अंडर काम करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जी हाँ, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1951 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है, ये याद रखना। और ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अलग है और ये भारतीय सांख्यिकी संगठन अलग है, संस्थान अलग है। तो इसका नाम थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देता है, लोग इसको एक ही जैसा समझ लेते हैं। तो ये भारतीय अगर आगे लग जाए, मैं आपको थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, अगर भारतीय आगे लग जाए तो समझ लेना कोलकाता जाना है, और यदि सिर्फ केंद्र आगे लग जाए तो आप समझ लेना दिल्ली जाना है। तो इसकी स्थापना 1951 में, और भारतीय वाले की जो स्थापना हुई थी वो उसके जो स्थापनाकर्ता थे उनके नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, PC महालनोबिस। जी हाँ, इन्होंने द्वितीय जो है पंचवर्षीय योजना का प्लान दिया था PC महालनोबिस जी ने। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सकल राष्ट्रीय आय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली समझाया है आपको, मतलब लिखने की जगह, वन लाइनर फॉर्म में लिखने की जगह आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला समझा दिया है। दोस्तों राष्ट्रीय आय जो होती है कॉमन होती है हर किसी में। तो अगर मैं अगर कहूँ कि मुझे निवल राष्ट्रीय आय निकालनी है, निवल राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, सकल में से निवल घटा दूंगा, सकल में से निवल निकालने के लिए, सॉरी मैं इसको ऐसे समझाऊंगा आपको कि सकल में से निवल निकालने के लिए मुझे मूल ह्रास हटाना पड़ेगा। मतलब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि सकल से, मैं इसको इस तरीके सकल से निवल अगर हटाऊंगा, निवल, जी हाँ निवल, सकल से निवल बनाना है तो मुझे यहाँ से मूल हास हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा, मूल हास हटाना पड़ेगा। तो सकल से हास हटाने पर निवल मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घरेलू आय
घरेलू आय सॉरी नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है। तो ये दोस्तों निकाली जाती है घरेलू, जी हाँ, घरेलू से नेशनल इनकम निकालने के लिए घरेलू में जो है विदेशी आय को ऐड कर दिया जाता है। घर की आय में मतलब आपको जो है अपने पूरे घर की आय निकालनी है, तो घरेलू आय और आपको जो बाहर से कोई कमा के देता है वो वाली आय, दोनों आय को मिला के आप एक है अपने घर की टोटल आय निकाल सकते हो, राष्ट्रीय आय निकाल सकते हो। एक प्रकार से समझाने का तरीका मान लो दोस्तों, ये कुछ भी मतलब इसको घर पे मत ले जाना, इस देश की बात है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि तुलसी का रासायनिक नाम क्या होता है? तुलसी का रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूं तो इसको दोस्तों रट लीजिएगा। तुलसी का जो रासायनिक नाम है वो है ओशमियम टेनिफ्लोरियम। जी हाँ, ओशमियम टेनिफ्लोरियम जो है तुलसी का रासायनिक नाम होता है। और एक और नाम होता है तुलसी का जो है वो है होली वेसल भी बोला जाता है तुलसी को। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था? ये किया था दोस्तों विनोद धाम ने। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों दार्जिलिंग को। जी हाँ, हमारे इंडिया में ही है ये दार्जिलिंग, जो ये कहा जाता है दार्जिलिंग को प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले भारतीय लंदन के रॉयल सोसाइटी को बनाने वाले कौन थे? इसको अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले भारतीय जो लंदन में रॉयल सोसाइटी को बनाया था जिन्होंने, वो पहले भारतीय कौन थे? वो थे एसी बाडिया। कौन थे? एसी बादिया जी थे जो जिन्होंने पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना करी थी, ये कह सकते हो आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या बोलते हैं शराबियों की, जो शराबी लोग होते हैं, जो ड्रिंकर्स होते हैं, उनकी श्वसन की विश्लेषण पुलिस या कोई भी करता है तो वो किस आधार पर करता है? मतलब क्या यौगिक जो होता है उस मशीन में या उस जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें यूज़ होने वाला यौगिक का नाम क्या होता है? वो होता है दोस्तों K2CrTO7। ये फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको रट लेना कि ये शराबियों की श्वसन विश्लेषण परीक्षण में काम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 6 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की उद्घोषणा जो की थी। 6 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन हो गया था, मतलब, और इसकी जो उद्घोषणा हुई थी, मतलब इसकी सबसे पहले जो उद्घोषणा बंगाल विभाजन की जो सबसे पहले अनाउंसमेंट हुई थी वो किस समाचार पत्र में हुई थी? तो दोस्तों वो समाचार पत्र था संजीवनी। जी हाँ, संजीवनी नाम का समाचार पत्र था। और ये किसका समाचार पत्र था? ये था दोस्तों के मित्रा का समाचार पत्र था संजीवनी, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन फिर पीएम ने भारत को कब छोड़ने की मतलब वो प्रस्ताव रखा था? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के जो पीएम थे उन्होंने भारत को छोड़ने की जो डेट रखी थी वो कौन सी डेट थी? वो थी 30 जून 1948। 30 जून 1948 को छोड़ने वाले थे, जबकि छोड़ के एक साल पहले 1947 में ही जाना पड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब जो बना था वो बना था सिराजुद्दौला। जी हाँ, सिराजुद्दौला के लिए दोस्तों एक केस बहुत फेमस है। इनके टाइम पर जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जहाँ पर एक छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेज़ों को जो है भर दिया था और उसमें बहुत सारे अंग्रेज़ मारे गए थे, तो इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। और ये किसके टाइम पर हुई थी? ये हुई थी सिराजुद्दौला के टाइम पे। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इब्न बतूता जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो इब्न बतूता जो भारत आया था वो आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और मैं अगर बात करूँ मोहम्मद बिन तुगलक के आधार पर, मुझे याद आ रहा है कि इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का योगदान था। और 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ था उसमें भी मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ था। जी हाँ, और अब हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब लाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो कब लाया गया था? ये लाया गया था 2002 में। जी हाँ, 2002 में भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांडब्रुन की संधि का हस्ताक्षर
संधि, सानबर्न की संधि 1809 में हस्ताक्षरित हुई थी और ये किस युद्ध से संबंधित थी? ये थी दोस्तों बाग्राम के युद्ध से। जी हाँ, बाग्राम के युद्ध से सानबर्न की संधि संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोलर फ्रंट। पोलर फ्रंट थ्योरी से अनिवार्य रूप से संबंधित है। पोलर फ्रंट थ्योरी एक्चुअल में किस चीज़ के लिए फेमस है ये बताना चाह रहे हैं। तो ये पोलर जो फ्रंट थ्योरी है ये टेम्परेचर से संबंधित होती है, टेम्परेचर साइक्लोन से संबंधित होती है पोलर फ्रंट थ्योरी, ये रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये दोस्तों समुद्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को मापने में पानी का तापमान कितना होना चाहिए। अगर आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नापनी है पानी की तो आपको उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पानी का वो टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोडा और कोल्ड ड्रिंक की बोतल में घुलनशीलता CO2 की होती है और ये किस ये किस प्रिंसिपल के तहत होती है। तो सोडा और कोल्ड ड्रिंक में जो हम जानते हैं कि CO2 होता है उसमें, तो ये किस जो है सिद्धांत के तहत होता है, ये होता है दोस्तों ये होता है हेनरी लॉ। जी हेनरी के नियम के अनुसार जो है सोडा और कोल्ड ड्रिंक में CO2 डाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हेनरी का लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था। सबसे पहली बात, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 2004 में, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस खनिज को दफन धूप के नाम से भी जाना जाता है। दफन धूप जो है फेमस नाम है इसका दोस्तों, और ये हालांकि बहुत सिंपल आंसर है इसका, कोयला, हर कोई जानता है इसको। कोयले के 4 प्रकार होते हैं और अगर हम बात करें कि कोयले का अन्य नाम क्या है तो दोस्तों उसको दफन धूप के नाम से भी जो है जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पृथ्वी की बाहरी परत जो प्लेटों से बनी है और पहेली की तरह फिट जो रहती है, मतलब पृथ्वी की जो होती है बाहरी सतह जो प्लेटों से बनी होती है, किससे बनी होती है, प्लेटों से बनी होती है और पहले की तरह मतलब एक दूसरे से बहुत सटी हुई रहती हैं, बिल्कुल फिट रहती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों पृथ्वी की बाहरी सतह को लिथोस्फीयर बोलते हैं। जी हाँ, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रासायन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थानिक प्रजातियाँ क्या कहलाती हैं। स्थानिक प्रजातियाँ मतलब क्या होता है, मतलब इसमें ये पूछा गया है कि स्थानिक प्रजातियों से आपका क्या तात्पर्य है। तो स्थानिक प्रजातियों से तात्पर्य ये होता है पौधों और जानवर जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक पौधे होते हैं और कुछ जानवर होते हैं, या पौधे कह लो या जानवर कह लो, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएँ तो उनको स्थानिक प्रजातीय कहा जाता है। स्थानिक प्रजाति मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति, उसको स्थानिक प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस हार्मोन का नाम बताइए जो ओव्यूलेशन के दौरान चरम पर होता है। ओव्यूलेशन के दौरान चरम पर जो पहुंचाता है वो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है दोस्तों LH हार्मोन। जी हाँ, LH हार्मोन होता है जो ओव्यूलेशन के दौरान जो है चरम पर पहुंचाता है, ये मेनली लेडीज़ में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो कंट्रोल करती हैं वो क्या कौन करती हैं, ये करती हैं दोस्तों ओरल पिल। जो बहुत सारी पिल्स चलती हैं अनवांटेड जो होती है, क्या बोलते हैं, अपनी प्रेगनेंसी से बचने के लिए, मतलब जो ना चाहिए प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो पिल्स यूज़ की जाती हैं उनको ओरल पिल्स बोलते हैं। और ये जो क्या काम करती है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रूट में कोशिका होती है। तो यहाँ पर फ्रूट जो रहते हैं उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा, कि फ्रूट में कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो फ्रूट्स में जो पाई जाती है वो राइपन्ड ओवरी पाई जाती है। फ्रूट्स में जो पाई जाती है वो राइपन्ड ओवरी पाई जाती है। और जो बिना बीज वाले रहते हैं उनमें जो कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है पैथोनो कॉन्पी। जी हाँ, पैथोनो कॉन्पी पाई जाती है। ये सीडलेस फ्रूट में पाई जाती है, मतलब जिनमें ऐसे फ्रूट्स जिनमें गुठली नहीं होती उनमें पैथोनोकॉर्पी जब पाई जाती है, और जिनमें ऐसे फ्रूट जिनमें गुठलियाँ होती हैं उनमें राइपन्ड ओवरी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में जंगली आग को क्या कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका में जो जंगलों में जो आग लगती है उनको क्या कहा जाता है। तो वो नॉर्थ अमेरिका में जंगलों में लगने वाली आग को बुश फायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुश फायर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि मैदान के बारे में कि यहाँ पर कौन से क्या मैदान कहलाते हैं। तो ये मैदान कुछ ऐसे हैं कि साउथ अमेरिका में जो मैदान पाए जाते हैं वो
पाए जाते हैं पंपास्क बोलते हैं उन्हें। और यदि मैं बात करूँ यूरोप में जो पाए जाते हैं उन्हें स्टेपीज बोलते हैं। और साउथ अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उन्हें सवाना बोलते हैं। नॉर्थ अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उन्हें प्रेयरीज बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो पाए जाते हैं उन्हें प्रेयरीज बोलते हैं। और साउथ में जो पाए जाते हैं उन्हें पंपास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि इस रामधारी मुख्य, ये तो दोस्तों डायरेक्ट आपको रटना पड़ेगा क्वेश्चन, कि रामधारी मुख्य बाबा राम सिंह का शिष्य कौन था। रामधारी मुख्य बाबा राम सिंह के कौन शिष्य थे। ये बालक सिंह जो थे के शिष्य थे। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डीएनए से आरएनए बनता है ये हम जानते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है ये हम जानते हैं, लेकिन इनके बीच होने वाली जो ये बनने वाली, जब ये जिस प्रक्रिया के तहत बनते हैं उन प्रक्रियाओं का नाम थोड़ा कंफ्यूज करता है। कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जी हाँ, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हुआ था। प्रांतों में जो द्वैध शासन जो लागू हुआ था वो कब खत्म हुआ था। ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। और अगर मैं बात करूँ ये कि ये शुरू कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1919 के। जी हाँ, ये इसको प्लान बोलते हैं, 1919 का एक्ट बोलते हैं। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस किसे कहा जाता है। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस जो कहा जाता है वो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कहा जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, राष्ट्रपति का जो हमारे संविधान के तहत जो चुनाव होता है वो प्रणाली जो है कौन से आर्टिकल में दी गई है। वो प्रणाली दी गई है दोस्तों आर्टिकल नंबर 55। और यदि मैं बात करूं उपराष्ट्रपति का विवरण भारत के कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है आर्टिकल नंबर 65 में है उपराष्ट्रपति और 55 में है राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत मतलब होता है, मतलब नीचे का भारत, मतलब ये कह लो आप साउथ इंडिया साइड का जो भारत होता है। प्रायद्वीपीय भारत होता है जो पानी के आसपास का क्षेत्र जहाँ पर घिरा रहता है। और मैं बात करूँ कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करूँ तो वो है दोस्तों गोदावरी। जी हाँ, गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संगीत का पहला भारतीय पाठ मानते हैं। संगीत का सबसे पहली बात तो संगीत का विवरण कौन से वेद में है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत का जो विवरण सबसे पहले किया गया था वो किस वेद में किया गया था। तो दोस्तों वो किया गया था सामवेद में। और संगीत का सबसे पहला पाठ या भारतीय पाठ किसे मानते हैं, सामवेद को मानते हैं। और मैं यदि करूँ कि सामवेद का उपवेद क्या है, सामवेद का उपवेद है दोस्तों गंधर्व वेद। और सामवेद के उपवेद को पढ़ने वाले पंडित को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उद्गात्री। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको उद्गात्री कहते हैं। और ये पूछा जाता है कि सामवेद को पढ़ने वाले पंडित को क्या कहते हैं, ये कहते हैं उद्गात्री। और इसके उपवेद का नाम क्या है, ये है गंधर्व वेद। और यदि मैं बात करूँ यजुर्वेद जो होता है इसके उपवेद का नाम क्या है, इसके उपवेद का नाम है धनुर्वेद। जी हाँ, धनुर्वेद। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों करंट आ गया है थोड़ा सा, अब आपको मैं करंट बता देता हूँ। ये लेटेस्ट करंट है जो बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको दिया गया है। 2021 का ये दिया गया है विनय कुमार शेकिया को। जी हाँ, विनय कुमार शेकिया जी को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे पहला खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर खोला गया है। ये दोस्तों ये गुजरात में खोला गया है। अगर गुजरात के ज़िले की बात करूँ कि किस ज़िले में खोला गया है, ये अहमदाबाद में खोला गया है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत ने रेबीज़ को ख़त्म करने का लक्ष्य कितना रखा है। भारत ने रेबीज को टारगेट किया है कि रेबीज को ख़त्म करने का जो टारगेट रखा है वो रखा है 2030। और अगर मैं बात करूँ मलेरिया को ख़त्म करने का जो टारगेट रखा है वो रखा है 2025। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर रेबीज़ का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लेह में आइस क्लिम्बिंग उत्सव का क्या मतलब, जो लेह में आइस क्लिम्बिंग उत्सव जो बनाया जाता है उसका नाम क्या है। इसका नाम है दोस्तों नुब्रा घाटी। या नुब्रा घाटी जो है आइस क्लिम्बिंग जो उत्सव है वो किस जगह पर मनाया गया, लेह में, ये मनाया गया था नुब्रा घाटी में। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्लू विस्की जो झरना है ये जिसे टिसार सर्कल के भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है।
ट्रशार सर्कल भी कहते हैं, ब्लू चिस्की झरना, ये कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों रशिया में, रूस में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर बनाया गया है? भारत का पहला फायर पार्क जो बनाया गया है वो बनाया गया है उड़ीसा में। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का पहला फायर पार्क, दुनिया का पहला लकड़ी के उपग्रह को विकसित किया है, दुनिया के पहले लकड़ी का जो उपग्रह बनाया है वो बनाया दोस्तों ये 2023 में बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेफ चैम्पियंस 2021 का विजेता कौन बना है? ये सेफ चैम्पियंस 2021 का जो विजेता बना है वो बना है भारत। और हराया किसको दोस्तों? ये हराया नेपाल को। और ये फुटबॉल का एक खेल है सेफ, फुटबॉल से ऐप से ही समझ में आ रहा है आपको कि ये फुटबॉल से संबंधित खेल है। जी हाँ। अब हम बात करते हैं कि रजरप्पा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजरप्पा परियोजना में ओपन कास्ट खाद्यान्न में पहली महिला उत्खनन इंजीनियर। रजरप्पा एक परियोजना है भारत की, और इसमें जो है इस परियोजना में जो सबसे पहली महिला उत्खनन इंजीनियर है जो वो कौन बनी है? वो बनी है दोस्तों शिवानी मीणा, शिवानी मीणा। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पर की गई है? पीएम मोदी जी ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी की स्थापना जो करी है वो करी है जयपुर में, और इसको CIPET बोला जाता है, CPET। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी किसने दी है? आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को जो मंजूरी दी है वो दी है उत्तर प्रदेश ने। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का नंबर कौन सा है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का नंबर 101 है। नवाचार सूचकांक में भारत का नंबर है 46। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की स्थापना मानी जाती है, मतलब हाँ ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस पर 3 स्टार लगा लीजिए मेरी तरफ से, कि यूनिसेफ की स्थापना मानी जाती है। यूनिसेफ की जो स्थापना किसने की थी? ये मतलब इसका जो संस्थापक माना जाता है ये कौन माना जाता है? ये माना जाता है लुडविग रासमान माना जाता है जो है यूनिसेफ है, जो चिल्ड्रंस फंड होता है इसका। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत कंफ्यूज करता है कि पुलित्जर पुरस्कार है एक, प्रित्जर पुरस्कार है एक, दोनों कंफ्यूज करते हैं, और ये 2019 में दिए भी गए हैं, तो आपको यहीं पर याद भी करा देता हूँ। तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है पास से आप याद करना, पुलित्जर, सॉरी हाँ दोनों में पा ही आ रहा है। पुलित्जर जो बात करेंगे तो वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और प्रित्जर जो दिया जाता है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले 2 क्वेश्चन। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2021 में प्रित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है मेघा राजगोपालन को, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो है संपादक है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है लिकोटिन और फिलिप दोनों को दिया गया है प्रित्जर पुरस्कार, जो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में राज्य कौन सा टॉप पर है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो टॉप पर राज्य है वो है मध्य प्रदेश। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा कहा जाता है? विश्व का सबसे सुरक्षित शहर जो अभी की लेटेस्ट रैंकिंग में आया है वो है कोपेनहेगन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लद्दाख का राजकीय पशु कौन है? लद्दाख का राजकीय पशु इसी साल बनाया गया है, तो ये जो बनाया गया वो स्नो लेपर्ड है राजकीय पशु, और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो काले गर्दन वाली क्रेन है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि केसर हिंद जो है ये तितली किस राज्य की जो राष्ट्रीय जो तितली बनाई गई है, ये बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिक्किम में राजकीय मछली कौन सी बनाई गई है? सिक्किम की राजकीय मछली जो बनाई गई है वो बनाई गई है केटली। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए ये किसी न किसी परीक्षा में फिर से पूछे जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारा स्टैटिक फिर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र जो है अवधारणा जो दी थी वो किसने दी थी? ये दी थी दोस्तों नरकशी ने। जी हाँ। किसने दी थी? नरकशी ने दी थी निर्धनता की जो है अवधारणा। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1900 ये दोस्तों एक्ट हैं जो पारित हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। 1972 में जो पारित हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
और मैं बात करूँ 1986 में क्या आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। और मैं बात करूँ 2005 में क्या आया था, ये 2005 में RTI अधिनियम आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ था। और मैं बात करूँ कि आपदा प्रबंधन एक्ट, ये भी दोस्तों 2005 में ही आया था RTI के साथ में, मतलब टाइमिंग अलग थी लेकिन ये 2005 में, सन एक ही था इनका। नेक्स्ट हम बात करते हैं RTE राइट टू एजुकेशन। RTE जो आया था वो आया था 2009 में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, RTE कब आया था, ये आया था 2009 में। और 2019 में अभी जो लेटेस्ट जो विधेयक आया है, ये जो एक्ट जो अधिनियम आया है वो है 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। जी हाँ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, और इनको दोस्तों आप कैसे भी करके याद कीजिए क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं लटकाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी हैं कि ये योजना है जो इनकी तारीखें पूछी जाती हैं कि ये कब जो है इनका स्टार्ट हुआ था। PM ग्राम सड़क योजना की शुरुआत से कब मानी जाती है, ये दोस्तों PM जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा अपने ही शासनकाल में चलाई गई योजना थी। और ये इसका जो शुभारंभ किया था वो 25 दिसंबर, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है उसी दिन 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट की गई थी। और अगर मैं बात करूं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब से स्टार्ट की गई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो स्टार्ट की गई थी वो 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट करी गई थी। ये मोदी जी के कार्यकाल में स्टार्ट की गई योजना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिशन इंद्रधनुष या टीकाकरण योजना। मिशन इंद्रधनुष या टीका, जो मिशन इंद्रधनुष के नाम से दोस्तों एक दो योजना और हैं, लेकिन ये जो मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण से संबंधित है, ये 25 दिसंबर 2014 को चालू हुई थी। जी हाँ, 25 दिसंबर, ये भी अटल बिहारी जी का जो है बर्थडे सेलिब्रेशन टाइम पर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं PM किसान योजना। PM किसान योजना की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये मानी जाती है 24 फरवरी 2019 से मानी जाती है। PM किसान योजना 24 फरवरी 2019। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब से स्टार्ट हुई, ये हुई 11 अक्टूबर 2014 से। मैं योजनाओं को फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ। PM ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित 25 दिसंबर 2014 को, PM किसान योजना 24 फरवरी 2019 को, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को जो है पारित हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जो भारत में ग्रामीण जो बैंकें रहती हैं, आपने देखा होगा अपने शहरों में जो बैंक्स रहती हैं वो तो आपने SBI, ICI, बहुत सारी प्राइवेट और सरकारी बैंकों के नाम सुने हैं, जो मोस्टली सुन रखे होंगे। लेकिन आप गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ पर कुछ ये अजीब अजीब से नाम होते हैं, मतलब स्टेट के नाम पर, कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक या ग्वालियर ग्रामीण बैंक या कोई सा भी ग्रामीण बैंक, तो ये अलग अलग जो क्षेत्रों में अलग अलग अपने अपने नाम से जो बैंक खुल जाती हैं उनको बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी सिंगल जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, वो है दोस्तों सिक्किम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर एक भी ग्रामीण बैंक नहीं है। और ग्रामीण बैंकों की स्टार्ट जो है कब से माना जाता है, ग्रामीण बैंकों का प्रस्ताव या स्टार्ट कब से माना जाता है, ये माना जाता है दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को, ये RRB के द्वारा दिया गया था। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें जो ग्रामीण बैंक होती है ये मतलब RBI के अंतर्गत ही काम करती है, लेकिन इसमें स्टॉक रहते हैं, मतलब परसेंटेज रहता है इनका अलग अलग, कि भारत सरकार का जो परसेंटेज रहता है इसमें 50% रहता है। और जो कोई बैंक इसको प्रमोट कर रही है, कोई भी बैंक इसको प्रमोट करती है तो जो है ये उस बैंक का जो प्रतिशत रहता है वो 35% रहता है। और राज्य सरकार का जो प्रतिशत रहता है वो केवल 15% रहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दोस्तों इम्पोर्टेंट सम्मेलन के बारे में मैं बात करूँगा, सम्मेलन्स के बारे में। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ ट्रिक्स बताऊँगा आपको याद करने की, जिससे आपको कुछ थोड़े बहुत जो कन्फ्यूजन्स होते होंगे वो आपको याद हो जाएंगे। और यहाँ पर हर किसी की ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको मोस्टली मैं आपको यहाँ पर याद कराने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है दोस्तों SDG समिट बोला जाता है इसको, और ये बहुत फेमस है SDG समिट। ये 1972 में हुई थी और SDG समिट के नाम से जाना जाता है इन्हें। और अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ये जैव विविधता से संबंध वो उससे ये पर्यावरण के 1972 में भारत में भी एक जो है एक अधिनियम आया था अपना 1972 टाइम पर। और रियो सम्मेलन के बारे में अगर मैं बात करूँ,
रियो सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और इसका सन जो है ये 1992, याद रखना 1992 जो है इसका सन है रियो सम्मेलन का। और अब मैं अगर बात करूँ सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन की, तो इसमें जो है किस बारे में बात होती है सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में? ये होती है दोस्तों बाघों के बारे में। जी हाँ, बाघों के बारे में होती है। और ये जो सम्मेलन होता है वो 2010 में होता है, बाघों के बारे में होता है। ये सेंट पीटर्सबर्ग में रूस में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्योटो। इनमें थोड़ा दोस्तों कन्फ्यूज़न होता है, क्योटो, मॉन्ट्रियल और नगोया। क्योटो 1997 में होता है क्योटो प्रोटोकॉल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं क्योटो को दोस्तों याद करने की आपको ट्रिक बताऊं तो यहाँ पर क्यों आप मतलब आप क्यों से ले लो आप क्यों, और टो से ले लो टोको। मतलब आप क्यों टोकोगे किसी को, कि मतलब आप क्यों टोकना चाहते हो किसी को? क्योंकि आप ग्रीन हाउस को अपने को ग्रीन रखना चाहते हो, मतलब अपनी पृथ्वी को ग्रीन रखना चाहते हो, इसलिए आप टोकना चाहोगे। क्यों टोकेंगे आप टोकेंगे ग्रीन हाउस रखने के लिए, ग्रीन पृथ्वी रखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मोंटी एक लड़के का नाम मान लो यहाँ पर। मोंटी मतलब मॉन्ट्रियल मतलब मोंटी एक लड़का है जो कोई भी गेम खेलता है, पबजी या फ्री फायर या कोई भी, तो उसका एक अपना जोन है। मोंटी का एक अपना जोन है, फेमस जोन है। तो इससे आप याद कर लोगे कि ये ओजोन परत से संबंधित है। मोंटी का अपना जोन होता है, तो ये ओजोन परत से संबंधित है। और अगर मैं बात करूं कि ये आया कब था, ये 1987 में आया था। आपको दोस्तों सनें याद रखनी पड़ेंगी, सनों का कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन आपको क्योटो प्रोटोकॉल जो नाम से जो कन्फ्यूज़न होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा है और ओजोन परत के लिए कौन सा है, तो मैं ये क्लियर कर दिया कि मोंटी का अपना जोन होता है। और क्यों टोकोगे आप किसी के कि ग्रीन रखना है अपने घर को या ग्रीन हाउस को ग्रीन रखना है। अगर मैं बात करूँ नगोया प्रोटोकॉल जो है संबंधित है वो जैव विविधता से संबंधित है। और मैं बात करूं कि नगोया में क्या ट्रिक होगी, तो नगोया से आप ले लो नागा ले लो। तो नागा जो लोग हैं वो आज हमारे भारत में नागालैंड साइड में रहते हैं और ये नागा ट्राइब बोलते हैं। और ट्राइब्स लोगों को क्या पसंद होता है, ट्राइब लोगों को अपना जैव विविधता या जो है पर्यावरण बहुत पसंद होता है। तो ये जैव विविधता से संबंधित नगोया प्रोटोकॉल है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है। कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों ब्राज़ील में कहा जाता है, सॉरी। कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा किस जगह पर कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्राज़ील में। और कॉफ़ी का ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल में कि कॉफ़ी का बंदरगाह क्या कहलाता है? कॉफ़ी का बंदरगाह कौन सा है? साओ पोला के नाम से जो बंदरगाह है वो कॉफ़ी का बंदरगाह के नाम से फेमस है। और अगर मैं बात करूं कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा किस देश में कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्राज़ील में। और अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंट जो संवैधानिक संस्थाएं नहीं हैं, मतलब अब आपको थोड़ा एक और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट कि आपके पास एक बार बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि निम्न में से कौन सी संस्था एक संवैधानिक संस्था नहीं है या संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पर मैं आपको दो चार संवैधानिक संस्था जो नहीं है उनका नाम बता देता हूँ, इससे आप याद रख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो आप नीति आयोग को याद कर लेना कि नीति आयोग कभी भी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। और अब मैं बात करूँ कि नेशनल वुमेन कमीशन, मतलब भारतीय नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये भी एक कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये भी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है भारत के अंदर। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये भी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है भारत के अंदर। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संघ शक्ति समिति का प्रमुख कौन होता है। यहाँ पर दो समितियों के नाम दे रखे हैं दोस्तों, संघ शक्ति समिति और संचालन समिति और प्रक्रिया समिति। अब मैं संघ शक्ति समिति का प्रमुख की बात करूं तो वो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी थे। और मैं संचालन समिति प्रक्रिया की बात करूं तो वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति कह लो या प्रक्रिया समिति कह लो, तो उसको हेड कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और संघ शक्ति की समिति को हेड कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संविधान सभा के बारे में प्रथम चर्चा, सबसे पहली बार जो चर्चा संविधान सभा के बारे में की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी या कब की गई थी? तो संविधान सभा के बारे में सबसे पहली चर्चा जो की गई थी वो की गई थी दोस्तों फैजपुर अधिवेशन में। कहाँ पर की गई थी? फैजपुर के अधिवेशन में सबसे पहली बार संविधान सभा के बारे में चर्चा हुई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला नेशनल
नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाया गया है, वो बनाया गया है दोस्तों मणिपुर में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हैंसन रोग किस रोग को कहते हैं। हैंसन रोग के नाम से कौन सा रोग फेमस है, तो दोस्तों ये कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। यहाँ पर याद रखना चाहिए आपको। कुष्ठ रोग जो होते हैं, कुष्ठ आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, उनके जो हाथ या पैर या कोई भी जो रहता है उसमें आपके सफ़ेद सफ़ेद चिट्टे पड़ जाते हैं, तो उनको कुष्ठ रोग बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैलिड पार्टिकल किस कोशिका के को कहते हैं। पैलिड पार्टिकल जो कहते हैं वो किस कोशिका को कहते हैं, वो कहते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को पैलिड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नक्सलियों के लिए, जी हाँ, नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए छत्तीसगढ़ में भारत सरकार ने कौन सी जो है ऑपरेशन चलाया था, वो चलाया था लोन बरातू ऑपरेशन। जी हाँ, लोन बरातू ऑपरेशन चलाया था छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए भारत सरकार ने। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा जल संधि के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी पूछी जाती हैं इस जल संधियाँ, ये इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच जो जल संधि है वो कौन सी है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के जो बीच जल संधि है वो हारमुज की जल संधि है। और अगर मैं बात करूं कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच जो संधि है वो कौन सी है, वो जिब्राल्टर जल संधि है। नेक्स्ट हम बात करें कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य जो जल संधि है वो कौन सी है, मलक्का जल संधि। जी हाँ। और मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेनले लूप संरचना किससे संबंधित है। हेनले लूप संरचना कहाँ पर पाई जाती है हमारे शरीर में, ये जो पाई जाती है वो जो पाई जाती है किडनी के अंदर। जी हाँ, किडनी में हेनले लूप संरचना पाई जाती है। और मैं बात करूँ कि संथानम समिति का संबंध, संथानम समिति जो है कब गठित की गई थी, ये की गई थी 1964 में। और ये किसके लिए गठित की गई थी, ये की गई थी CVC चीफ विजिलेंस ऑफिसर या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को नियुक्ति करने के लिए, उसका पद बनाने के लिए संथानम समिति की सिफारिश से ये पद क्रिएट किया गया था 1964 में। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के स्थान पर धरती के सबसे पुराने जीव डिकिंसोनिया का जीवाश्म मिला है। भारत के किस स्थान पर, जी हाँ, भारत के किस स्थान पर धरती के सबसे पुराने जीव डिकिंसोनिया एक नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि प्रथम था, लेकिन एक बहुत पुराना जीव है जो डिकिंसोनिया के नाम से फेमस था। उसका जीवाश्म किस जगह पर भारत में मिला है, ये मिला है भीमबेटका में, मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश भीमबेटका में मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि IMF का नवीनतम सदस्य जो बना है वो अभी वो कौन सा बना है। IMF का जो नवीनतम सदस्य बना है वो बना है क्या बोलते हैं, एंडोरा बना है, एंडोरा। और अगर मैं देशों की बात करूं तो इसको मिलाकर जो देशों की संख्या हो गई है वो हो गई 190। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानिए बहुत कंफ्यूज करता है। रीयूनियन द्वीप पर किसका अधिकार है। रीयूनियन द्वीप जो भारत में हिंद महासागर के पास स्थित है, वो उस पर किस देश का अधिकार जो है अभी भी एट प्रेजेंट अभी भी हिंद रीयूनियन द्वीप पर किस देश का अधिकार है, वो है दोस्तों फ्रांस का अधिकार है रीयूनियन द्वीप पर। और ये कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है। स्वामीनाथन समिति का संबंध किस चीज़ से है, तो ये है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP। ये जो होती है फसलों पर दी जाने वाली एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है कि उससे नीचे आपकी फसलें नहीं खरीदी जाएंगी, किसी भी किसान की फसल नहीं खरीदी जाएगी, तो उसके लिए जो अमाउंट दिया जाता है उसको MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए किस समिति ने मतलब जो है सिफारिश दी थी। और ये भारत सरकार ने टारगेट भी रखा था। ये टारगेट कब का रखा था, ये रखा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि अशोक दलवई समिति के जो थी सिफारिश थी, ये किसानों की आय को दुगना करना, अशोक दलवई समिति। इस दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो समितियों के नाम आते हैं, जैसे स्वामीनाथन समिति आया है, ये MSP से संबंधित है। और अगर मैं बात करूं किसानों की आय को दुगना करना, ये अशोक दलवई समिति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है रेगूर। यहाँ रेगूर मिट्टी जो होती है, रेगूर या काली मिट्टी जो होती है, वो कपास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी होती है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा दर्रों के बारे में। दर्रों के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर
सिपकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा है। और अगर मैं बात करूँ कि इस दर्रे से क्या होकर गुजरता है, इससे सतलज नदी होकर निकलती है इस दर्रे से, सिपकीला दर्रे से। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है दोस्तों। और ये कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होती है वो इसके लिए उपयोग होता है। और ये कंचनजंगा नेशनल पार्क यहीं पर है, सिक्किम के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बोमडीला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? ये बोमडीला जो दर्रा है वो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बोमडीला दर्रा। और अब मैं लास्ट बात करूँ कि तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये तुजू दर्रा जो स्थित है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर, और कंचनजंगा नाथुला सिक्किम, और सिपकीला हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये करंट का क्वेश्चन है। ये करंट का क्वेश्चन है कि पब्बी क्या है? पब्बी क्या है? ये दोस्तों एक एक्सरसाइज है। जी हाँ, एक एक्सरसाइज है जो एक एंटी टेरर एक्सरसाइज है जो किसके द्वारा की गई थी? एससीओ संगठन के द्वारा एक एंटी टेरर एक्सरसाइज करी गई थी। इसका नाम है पब्बी। और अगर मैं बात करूं कि एससीओ का भी नवीन सदस्य कौन बना है, ये एससीओ का जो भी नवीन सदस्य बना है, 90 नंबर का जो सदस्य बना है वो बना है ईरान। और मैं बात करूं कि एससीओ का जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो एससीओ की स्थापना हुई थी उस टाइम पे इसका नाम संघाई था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1996 में हुई थी। और आगे चल के जो है 2001 के आसपास इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम एससीओ रख दिया गया। और 2001 में इसका नाम नया नाम रूपांतरण हुआ एससीओ के नाम से। पहले संघाई के नाम से जाना जाता था और ये 1946 में इसकी स्थापना मानी जाती है। रक्षा औद्योगिक गलियारा का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? रक्षा औद्योगिक गलियारा का शुभारंभ जो हुआ है वो हुआ है झांसी से। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश के झांसी से रक्षा औद्योगिक गलियारा का शुभारंभ हुआ है। राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना का जो शुभारंभ हुआ है वो बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हुआ है, राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र, भारतीय संगीत का एक वाद्य यंत्र है, सामवादनी बोलते हैं इसको, या अपन नॉर्मली इसको हारमोनियम जैसा ही होता है ये, एज हारमोनियम, और इसको हिंदी में सामवादनी बोलते हैं। तो ये किसका एक प्रकार होता है? ये एक विंड का प्रकार होता है। क्या होता है? विंड का प्रकार होता है ये जो संगीत वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर का सामान्यता नाम क्या है? सल्फर का नॉर्मल नाम क्या होता है? सल्फर का सामान्य नाम क्या है? ये है ब्राइम स्टोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करेगा, बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिर्गी जो रोग होता है, मिर्गी बहुत सारे लोगों को होता है, मतलब बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। तो मिर्गी जो रोग होता है ये किस प्रकार का रोग है? ये दोस्तों एक मस्तिष्क का रोग है, मतलब दिमाग की बीमारी होती है जो होती है मिर्गी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय विभाग सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? भारत विभाग सर्वेक्षण का जो हेडक्वार्टर वो स्थित है वो है देहरादून के अंदर। और मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदत्तकल में स्मारकों का समूह का निर्माण किया है, वो किसने किया है? ये किया है चालुक्यों ने। पदत्तकल में स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया है? ये किया है चालुक्यों ने। और पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कितना छुपा रखा है मैंने ना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जो क्रिकेट का सबसे पहला विश्व कप जो जीता था वो किसने जीता था? उस टाइम पे दोस्तों आज जैसी ऑस्ट्रेलिया टीम है वैसी उस टाइम पे वेस्ट इंडीज़ हुआ करती थी और वही मोस्टली जो है वर्ल्ड कप जीता करती थी। तो सबसे पहला वर्ल्ड कप जो जीता था वो जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। और हराया किसको था? ये हराया था ऑस्ट्रेलिया को। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1975 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय कौन सा होता है? सबसे वरिष्ठ कार्यालय अगर मतलब बड़ा, वरिष्ठ कह लो मतलब बड़ा, सबसे वरिष्ठ पहला अगर बात करें तो वो तो होता है राष्ट्रपति का कार्यालय। और अगर दूसरे की बात करें तो वो होता है उपराष्ट्रपति का कार्यालय। जी हाँ, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यालय होता है वो होता है दूसरा वरिष्ठ कार्यालय। और वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पर बैठते हैं? ये राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और इस टाइम पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एम वेंकैया नायडू जी है इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं बात करूं कि लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना किसकी सिफारिश से हुई थी? लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना किसने की थी? ये की थी दोस्तों
पहली प्रशासनिक सुधार समिति ने की थी। लोकपाल होना चाहिए और एक लोकायुक्त होना चाहिए। लोकपाल जो होता है दोस्तों ये होता है सेंट्रल में, और अगर मैं लोकायुक्त की बात करूँ ये होता है दोस्तों राज्य में। और मैं नेक्स्ट अगर बात करूँ कि आतंक निरोधक अधिनियम जो पहले दोस्तों क्या बोलते हैं उसको कुछ चलता था, मतलब टेररिस्टों के लिए चलता था, जो संजय दत्त के ऊपर भी लगा था। टाड़ा, जी हाँ टाड़ा, टाड़ा लगता था पहले, लेकिन अब टाड़ा हटा दिया गया है, तो अब टाड़ा के स्थान पर पोटा आ गया है, पोटा। आतंकवाद निरोधक अधिनियम कौन सा किस वर्ष आया था? आतंकवाद का जो निरोधक अधिनियम है वो 2002 में आया था, और 2002 से जो पहले चलता था 1993 में मुंबई जो ब्लास्ट हुए थे उनमें जो चलता था वो चलता था, अभी मैंने बताया आपको। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपराधिक राजनीतिज्ञ और नौकरशाही। आपराधिक राजनीतिज्ञ हो और नौकरशाही हो, मतलब कोई सिविल सर्वेंट हो और कोई पॉलिटिशियन हो, उसके बीच में जो साँठ-गाँठ हो जाती है और जो कुछ क्राइम होता है या कुछ भी होता है, मतलब उनकी जो साँठ-गाँठ हो जाती है, उसके लिए जो समिति बनी थी, उसको समझाने के लिए जो समिति बनी थी वो बनी थी भौरा समिति। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्यसभा में द मैरिज लॉ एक्ट 2012 पारित किया था। राज्यसभा में जो द मैरिज लॉ एक्ट 2012 जो पारित किया था वो किया था 26 अगस्त 2013 को। 26 अगस्त 2013 को राज्यसभा ने द मैरिज लॉ एक्ट 2012 पारित किया था। और हाल ही में स्टार डस्ट 1.0 नामक रॉकेट है, ये किसका है? हाल ही में जो स्टार डस्ट 1.0 नामक रॉकेट जो है वर्ल्ड का पहला जैव ईंधन चलित रॉकेट है ये स्टार डस्ट 1.0 नामक। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में, और ये भी स्टैटिक है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, स्टैटिक नहीं करंट है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 राजेंद्र कुमार भंडारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडनाइट सिंगर किसकी गायक है? मिडनाइट सिंगर किस गायक की एक ऑटोबायोग्राफी है? ये है दोस्तों नरेंद्र चंचल जी की मिडनाइट सिंगर, पूछा जाता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिकों ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली डायनासोर की प्रजाति खोजी थी, तो इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है वो है इसी सनेक है, और ये 214 मिलियन पूर्व ग्रीनलैंड पर जो है निवास करती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य नियुक्त करता है? इससे दोस्तों आपको मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होता है वो कितने सदस्य जो है अपने मनोनीत करता है, वो करता है 12 सदस्य करता है। और इनके जो क्षेत्र होते हैं ये 4 क्षेत्रों में करता है, केवल समाज सेवा, कला और विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में करता है। और आपको भी पता है कि जहाँ जो पावर्स राष्ट्रपति के पास होती हैं सेम पावर ही गवर्नर के पास होती है, लेकिन थोड़ी कम होती हैं उससे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। मनोनीत करने के केस में ये ज़्यादा है कि राज्यपाल को एक क्षेत्र ज़्यादा दिया गया है मनोनीत करने के लिए, और वो मनोनीत करने वाला क्षेत्र जो है वो है सहकारिता। जी हाँ, सहकारिता। इन क्षेत्रों में तो करता है राज्यपाल, लेकिन एक और क्षेत्र में करता है वो है सहकारिता। जी हाँ, और ये राष्ट्रपति जो करता है वो 4 क्षेत्रों में करता है, राज्यपाल जो करता है वो 5 क्षेत्रों में करता है। ऐसे ही दोस्तों आपने एक क्वेश्चन और सुना होगा, मुझे याद आ रहा है कि रिट से संबंधित क्वेश्चन और सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है वो कितनी रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है दोस्तों वो करता है 5। जी हाँ, और हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो दोस्तों 6 करता है। जी हाँ, ये भी याद रखने का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थेवा कला राजस्थान के किस जिले का जीआई टैग है? थेवा कला जो राजस्थान का जो जिला है वो है प्रतापगढ़ का जिला है। थेवा कला जो राजस्थान के जीआई टैग जो प्राप्त हुआ है इसको। किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आईएनएस हंस को जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बात करें आईएफएसआर इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, ये 2019 में जारी हुई थी, और फॉरेस्ट से संबंधित रिपोर्ट है कि फॉरेस्ट का जो आकलन किया था इसने भारत में कि अभी इस टाइम पर फॉरेस्ट क्या है, किस कंडीशन में है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी फुल फॉर्म की, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट बोलते हैं इसको, 2019 में आई थी, और ये 16वें नंबर की रिपोर्ट है। नंबर याद रखना, 16वें नंबर की रिपोर्ट थी, और ये पहली बार जो आई थी वो आई थी 1987 में आई थी। देहरादून से जारी होती है, ये देहरादून से जारी होती है, और ये
प्रत्येक 2 वर्ष में जो है जारी होती है। जैसे हमारी जनगणना जो है 11 वर्ष में एक बार होती है, और वैसे ही ये वाली जो रिपोर्ट जारी होती है जो प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि परसेंटेज वाइज भारत में जो है वनों का प्रतिशत कितना है, तो ये है दोस्तों 24%, 24.56%, जिसमें वन और वृक्ष दोनों माने गए हैं। और अगर मैं किलोमीटर वाइज बात करूं 8.07 लाख किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है वनों का भारत में, 24.56%। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर मैं बात करूं कि टॉप पर कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से वनों के मामले में, जो टॉप पर है वो है मध्य प्रदेश, और यदि परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो वो है मिजोरम। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निजता का अधिकार किस केस से संबंधित है। निजता का अधिकार जो भाग 21 से संबंधित है, निजता का अधिकार वो किस केस से संबंधित है, वो है दोस्तों पुट्टा स्वामी केस। जी हाँ, याद रखना, पुट्टा स्वामी केस से संबंधित है निजता का अधिकार। किस केस में? सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 की धारा 66 है। सॉरी दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिख नहीं पाया था, ये गलत कर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थायराइड ग्रंथि को थायराइड स्थापित करने की उत्तेजना कौन सा हार्मोन देता है? थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले में, हम जानते हैं थायराइड ग्रंथि को स्त्रावित भी किया जाता है, ये भी जानते हैं, लेकिन हार्मोन कौन सा होता है जो उसको स्त्रावित करता है? वो होता है TSH हार्मोन। कौन सा होता है? TSH हार्मोन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र में कैसा संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में जो संश्लेषण होता है वो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संथानम समिति की सिफारिश पर किसका गठन हुआ था? संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था, और ये हुआ था 1964 में। जी हाँ, कब हुआ था? 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था संथानम समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के लिए ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? भारत के लिए ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? ये है दोस्तों KD यादव। भारत के लिए ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जो जीता था वो जीता था KD यादव ने, और ये कौन सा पदक था? ब्रॉन्ज मेडल था, और ये कब जीता था? ये जीता था 1952 में, और हेलसिंकी में जीता था। जी हाँ, हेलसिंकी ओलंपिक्स में ये जीता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी मैडम ब्लादाविस्की एंड ओलकट ने करी थी। जी हाँ, मैडम ब्लादाविस्की और ओलकट ने जो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है करी थी। नेक्स्ट इसी की आगे चल के जो मेंबर बनी थी दोस्तों, वो मेंबर बनी थी अपनी एनी बेसेंट जी। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलपक्कम, तो यहाँ पर पूरी तरह इसमें किसी भी देश या विदेश का कोई भी साथ नहीं लिया गया है, तो इसीलिए ये पूर्ण स्वदेशी रूप से बना हुआ परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ये कौन सा है? कलपक्कम। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा महासागर वाइल्ड कंडेंस कंडेंस सॉरी हाँ, कौन सा महासागर वाइल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है? वाइल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कौन सा महासागर है? वो है आर्कटिक ओशियन। जी हाँ, आर्कटिक ओशियन जो है वाइल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। कामरूप भारत के किस क्षेत्र को कहा जाता है? कामरूप मतलब पुराना नाम था, कामरूप किस राज्य का पुराना नाम था? वो था दोस्तों आसाम का पुराना नाम कामरूप था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालथीसियन सिद्धांत किसने दिया था? या मालथीसियन सिद्धांत जो है किस चीज़ से संबंधित है? मालथीसियन जो सिद्धांत है वो है दोस्तों पॉवर्टी या दरिद्रता से संबंधित है, और जी हाँ, दरिद्रता से संबंधित है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि ये क्या है मालथीसियन सिद्धांत। मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि इसमें एक चीज़ बोली गई है कि किसी भी देश में जो है फूड जो होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में बढ़ता है, कि 1 3 5 7 9 इस तरीके से फूड बढ़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है 2 4 8 16 32 इस तरीके से गुणित रूप से, मतलब ये AP रूप से तो बढ़ती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से तो बढ़ती है अपनी फूड बढ़ता है, और GP से बढ़ती है, जो बढ़ती है वो है जनसंख्या। इसी को बोलते हैं मालथीसियन सिद्धांत, और ये पॉवर्टी से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार किससे बना होता है? फ्यूज तार जो बना होता है वो टिन और सीसा से बना होता है। जी हाँ, टिन और सीसा से बना हुआ होता है फ्यूज तार। जी हाँ। और अगर मैं बात करूँ पिताजी, एक जो है क्या बोलते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है पिताजी।
पिताजी, हाँ। नेक्स्ट ये मे बी पीतल की, हाँ पीतल, यस यस यस। पीतल का जो है शॉर्ट ट्रिक है पिताजी के नाम से। पीतल किससे बनता है? और तांबा और जिंक से मिलके बनता है जो है पीतल, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या कितनी है? मतलब 2011 की जनसंख्या उठा लो आप, और कुल जनसंख्या जो जितनी भी है भारत की, उसमें से शहरी जनसंख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 31%, जी हाँ। और अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा वेद जिसमें कर्मकांड या रिचुअल्स के बारे में बताया गया है, वो कौन सा वेद है? तो ये वो वेद है यजुर्वेद, जी हाँ। रिचुअल्स के बारे में जिसमें बताया गया है वो है यजुर्वेद, और सिंगिंग के बारे में जिसमें जिसमें बताया गया वो है सामवेद, और टोटके के बारे में जिसमें बताया गया वो है अथर्ववेद, और जो सबसे प्रथम वेद था वो था ऋग्वेद, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेशनल वाटरवे वन, NW1 जो था, मतलब जैसे NH1 चलता है, नेशनल हाईवे चलता है, ऐसे ही ये चलता है। NW1 जो है वो किस किस के बीच में स्थित है? NW नेशनल वाटरवे वन जो स्थित है भारत में, किस किस के बीच स्थित है? ये है दोस्तों गंगा नदी पर स्थित है नेशनल वाटरवे वन, सबसे पहली बात तो। और दूसरा, ये कहाँ कहाँ पर स्थित है? हल्दिया से प्रयागराज के बीच में स्थित है नेशनल वाटरवे वन। और अगर मैं बात करूँ गंगा की बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों की, गंगा जो नदी होती है उसमें बाईं तरफ से कौन कौन सी नदी मिलती है? ये मिलती है रामगंगा मिलती है, गोमती मिलती है, घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, महानदी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा की दाईं तरफ से मिलने वाली जो है नदी कौन कौन सी है? गंगा की दाईं तरफ से जो है मिलने वाली नदी होती हैं वो हैं सोन और यमुना, जी हाँ, सोन और यमुना। और अगर मैं बता दूं सोन और यमुना के बारे में, ये दोनों ही नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, और ये दोनों ही नदी मध्य प्रदेश में जो सारी नदियाँ बहती हैं वो वेस्ट टू, हाँ सॉरी ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, लेकिन ये केवल दो नदियां हैं जो जो उल्टी बहती हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, जी हाँ। और ये कहाँ से निकलती हैं? यमुना और सोन निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, जी हाँ। अमरकंटक की पहाड़ी से सेम ही जगह से निकलती हैं यमुना और सोन नदी, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन कहलाते हैं? सबसे पहले स्पेस टूरिस्ट कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संतोष जॉर्ज कहलाते हैं भारत के सबसे पहले स्पेस टूरिस्ट। और मैं बात करूँ विकास इंजन या क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है, कि अब क्रायोजेनिक इंजन का किस में उपयोग होता है? होगा, ये किस में होगा? ये गगनयान मिशन में होगा, जो भारत का प्रस्तावित है गगनयान मिशन। इसमें विकास इंजन या क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। प्रोजेक्ट संकल्प किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट संकल्प जो संबंधित है वो है HIV को ख़त्म करने से संबंधित। प्रोजेक्ट संकल्प जो है संबंधित है HIV को ख़त्म करने से संबंधित। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? कनिष्क के जो दरबारी चिकित्सक थे वो थे चरक। कौन थे? चरक, जी हाँ, चरक थे कनिष्क के दरबारी चिकित्सक। 2021 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। 2021 की जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो जीती है वो किसने जीती है? वो जीती है तमिलनाडु ने जीती है। और हराया किसको? ये हराया दोस्तों कर्नाटका को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2021 का 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया है? 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जो कि दिया गया है वो किसे दिया गया है? ये दिया गया है जेसन मॉट को। यहाँ जेसन मॉट को दिया गया है 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पायरोस्ट्रिया लालजी प्रजाति किसकी है? पायरोस्ट्रिया लालजी जो प्रजाति है वो प्रजाति है दोस्तों कॉफ़ी की, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिप्टो कार्य मुथुवरियाना किसकी? क्रिप्टो कार्य मुथुवरियाना किसकी प्रजाति है? ये है दोस्तों वृक्ष की। वृक्ष की एक प्रजाति है जो केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये है हुआ है CSIR के द्वारा जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रमुख तावा खनिज कौन सा है? एक प्रमुख तावा खनिज कौन सा है? ये है दोस्तों अजूराइट जो है एक प्रमुख तावा खनिज है, अजूराइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूबियन जूबियन प्लेनेट। हाँ, जूबियन प्लेनेट किन्हें कहा जाता है? जूबियन प्लेनेट सबसे पहली बात तो किन्हें कहा जाता है? जूबियन प्लेनेट कहा जाता है आउटर प्लेनेट को, जो पृथ्वी की मतलब ये सूर्य के कंपैरिजन में थोड़े दूर मात्रा में दूर होते हैं, उन्हें आउटर प्लेनेट कहा जाता है।
और उनमें कौन कौन से जोवियन प्लेनेट में आते हैं, ये आते हैं बृहस्पति आता है, यूरेनस आता है और शनि आता है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरातत्व स्थल से गड्ढे में रहने के प्रमाण कहाँ मिले हैं। पुरातत्व स्थल से गड्ढे में रहने के प्रमाण कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं बुर्ज होम में। जी हाँ, तमिल भाषा का एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण कौन सी है। तमिल भाषा की एक प्राचीन व्याकरण जो है वो कौन सी है, तोल्कापियार है। जी हाँ, तोल्कापियार तमिल भाषा की ग्रामर भी कही जाती है, तोल्कापियार। भारत की रोटी टोकरी के नाम से किसे प्रसिद्ध माना जाता है, किस राज्य को माना जाता है। भारत की रोटी टोकरी के नाम से जो जाना जाता है वो पंजाब को जाना जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ोन कॉल को फ़ोन कॉल को अगर आप टैप कर रहे हो किसी के भी फ़ोन कॉल को, तो आप किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, तो आप उल्लंघन कर रहे हो आर्टिकल नंबर 21 का। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि युग को स्तनधारियों की आयु के रूप में जानते हैं। कौन से युग को स्तनधारियों की आयु के रूप में जानते हैं, ये सेनजोइक युग को स्तनधारियों की आयु के रूप में जानते हैं। कर्जन ने चित्रकार के को केसरे हिंद या स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया था। कर्जन जो लॉर्ड कर्जन था, ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसे केसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था लॉर्ड कर्जन ने, तो ये था दोस्तों राजा रवि वर्मा। बहुत नाम सुना होगा आपने इनका, राजा रवि वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजी। जी हाँ, फिजी आइलैंड किस देश में स्थित है। फिजी जो आइलैंड है वो किस देश में स्थित है, सॉरी किस देश में नहीं, किस महासागर में स्थित है। ये महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अब मैं बात करूँ 1932 में आंदोलन के दौरान कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी, ये किसने करी थी। 1932 जब गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे जिसमें महात्मा गांधी जी नहीं गए थे, 1931 वाले में गए थे, लास्ट वाला था। और इसमें कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने करी थी, ये करी थी जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने, ये वहाँ के उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। फतवाए आलमगिरी, फतवाए आलमगिरी में मुस्लिम कानून का पाचन लिखा गया है। फतवाए आलमगिरी में मुस्लिम कानूनों का पाचन लिखा गया है, ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी औरंगजेब के टाइम पर लिखी गई थी। किसके टाइम पर, औरंगजेब के टाइम पर लिखी गई थी ये बुक। जी हाँ, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और ऐसे ही दोस्तों मैं आपके लिए और सारी सीरीज़ लाता रहूँगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप ये बताइए मुझे कि आपको मेरे क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा लग रहा है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं जिस पर काम कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा वो है क्वेश्चंस का कलेक्शन। मैं ये नहीं रख रहा हूँ कि आप उसको पढ़ें और आपको याद हो जाए, मैं ये रखना चाहता हूँ कि आप उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें और तब आपको याद हो और तब आपको पेपर में उसका फ़ायदा हो। इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहा हूँ जो आपके लिए मॉडरेट और टफ़ लेवल में आते हैं। सिंपल को तो दोस्तों चाहे कोई कर लेगा, और वो आपके नंबर बनाते भी नहीं हैं। नंबर जो बनाते हैं वो सिंपल बनाते हैं, लेकिन जो आपको एग्ज़ाम फाइट कराते हैं वो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में निकालते हैं। जी हाँ, तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।